नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि लाल किले के पास धमाका होता है और अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे जो देश को हिलाकर रख दे रहे हैं। ये कोई साधारण केस नहीं है, क्योंकि इस बार हथियार उठाने वाले आतंकी डॉक्टर हैं। डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर शाहीन, दो ऐसे नाम जिनकी कारों से मिला है बारूद और जिनके रिश्ते पाकिस्तान तक जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि इको स्पोर्ट्स कार में विस्फोटक ढोए गए थे, जबकि तीसरी ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद हुई। और अब शाहीन का कनेक्शन मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी से जुड़ रहा है। यानी आतंक का नेटवर्क सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे शिक्षण संस्थानों तक फैल चुका है। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या अब आतंक का चेहरा बदल चुका है? क्या किताब और स्टेथोस्कोप के पीछे अब बारूद छिपा है? क्या हमारे डॉक्टर, हमारी यूनिवर्सिटीज किसी गहरे स्लीपर सेल का हिस्सा बन रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये दिल्ली का ब्लास्ट है या भारत के खिलाफ एक नई आतंकी रणनीति? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे जानने का प्रयास कि आखिर इस पूरे मामले की तह क्या इशारा कर रही है, क्या जो अभी तक मामले और जिस तरीके से जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो सीरियल ब्लास्ट हुआ है और इसके बाद जिस तरीके से परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है वो भयावह है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिर्फ एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन प्रयास ये था कि 4 गाड़ियों में विस्फोटक रखा जाए, उसको इस तरीके से प्लांट किया जाए और 4 गाड़ियों में ब्लास्ट करने की योजना थी। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से दहलाने का पूरा नापाक साजिश रची गई थी और उसे अंजाम देने की योजना भी बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि एक ही गाड़ी में ब्लास्ट के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, 12 लोगों की गिरफ्तारी में 6 डॉक्टर सामने आते हैं। ये दिखा रहा है कि आखिर ये जो मॉड्यूल अपनाया जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर का, ये वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। समय रहते इसका खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन वो जो दुखद लोगों की मृत्यु हुई है उसको लेकर गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि आखिर जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन आखिर उस दोषी तक पहुंचा कैसे जाएगा। और इसी सवाल को आज खंगालेंगे इस खास चर्चा के जरिए कि आखिर इसके पीछे वो कौन नकाबपोश लोग हैं जो कि बड़ी साजिश रच रहे थे। क्योंकि पुलवामा में जो हुआ वो विभत्स घटना, उसके बाद से आखिर हमारी जांच एजेंसियां, हमारा आईबी किस तरीके से सक्रिय था, क्योंकि आतंकी इस वक्त सीमा के अंदर हैं और ये कैसे पनपे और कैसे साजिश रच रहे थे, इसमें कहां पर और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए, इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ हरभजन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल आपसे ये कि आखिर क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती है, क्योंकि हमारे जवान जो है तत्पर रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी सीमा के अंदर व्हाइट कॉलर टेरर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिन पर शक भी नहीं जा सकता, जो डॉक्टर्स जिंदगियां बचाते हैं वो डॉक्टर्स ही साजिश में संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे में किस तरीके से टेरर बढ़ रहा है, क्योंकि ये बड़ा संकेत ये भी दे रहा है कि पुलवामा के बाद एक और ब्लास्ट होता है और वो इतना भयावह है, तो हम अपनी सीमाओं को और मजबूत कैसे कर सकते हैं? आईबी का उसमें कितना महत्वपूर्ण किरदार? शुक्रिया उन्नति जी, मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाए हैं जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं अपनी सीमाओं पर बिल्कुल दृढ़ता से सक्षम तरीके से निगरानी करे जा रहे हैं और उनके रहते बॉर्डर्स पे कोई भी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जहां तक आंतरिक हालात हैं, उसमें क्या है कि ये इंसर्जेंसी जैसा माहौल होता है, जहां टेररिज्म वगैरह आता है। सबसे उसमें बुरी चीज ये है कि सामान्य लोग जो होते हैं, हमारे ही नागरिक जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, उन्हीं में कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलवामा के रहते हुए हमारे जो सरकार है उसने कई कदम उठाए, जिसमें सबसे मुख्य चीज ये थी कि भी जो कोऑर्डिनेशन है हमारी एजेंसीज का आपस में,
आप जानते हैं हमारी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रॉ से लेकर आईबी ले लो, एसएसबी ले लो, ऐसे करके कई ऐसी सीआईडी है लोकल तौर पे। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें काम करते हैं, जो लगातार इंटेलिजेंस जो इकट्ठा करते रहते हैं और देश को और हमारी फौजों को और नागरिकों को आगाह करते रहते हैं कि भी ऐसी कोई साजिश चल रही है, इसका हमें संकेत है। और मोटे तौर पर जानकारी दी जाती है पब्लिक को, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो आपस में उसी एक लीड को लेके आगे चलते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट में, बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई है, लेकिन आप देखिए कि एक जेईएम के पोस्टर लगाने से ही एक सतर्क पुलिस अफसर ने पूरी एजेंसी को अलर्ट कर लिया, और जिसके रहते फरीदाबाद में और गुजरात में लोग पकड़े गए। जो गुजरात में लोग पकड़े गए, जैसे आपने बोला, पूरे व्हाइट कॉलर लोग थे, डॉक्टर थे जिनके ऊपर उम्मीद की जाती है कि वो हमारी जान बचाएंगे और हमारे जो जवान के हमारे जीवन के रक्षक थी। जब हमारे को हमारी जीवन से खेलते हैं तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। देश जो है सोचता है कि जब आदमी को आप एजुकेट कर दिया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए, तो उनकी जो मनस्थिति है थोड़ी सी प्रोग्रेसिव हो जाती है। वो लोग रिलीजन से ऊपर उठकर या कोई भी हानिकारक चीजों से दूर हटकर अच्छे कार्यों में कार्यरत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जीविका की सुरक्षित होती है, उनकी अच्छी तनख्वाह होती है, दुनिया में उनकी इज्जत होती है और उनके पास कई साधन होते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन इन चीजों को छोड़कर जब यही लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में आके शामिल हो गए हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन ये अनोखी घटना नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में। अगर आप देखें तो जो आईएस के जो मुखिया थे, अल कायदा के मुखिया थे, ये सब पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने या तो डॉक्टरेट हासिल करी हुई थी, या डॉक्टर थे, या इंजीनियर थे। लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार ये चीज उजागर की गई है। इसके लिए मैं पूरी जो क्रेडिट देता हूं हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और भारत सरकार को, क्योंकि उन्होंने किसी में भेदभाव किए बगैर, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर हो, उनको छोड़कर उन्होंने सिंपल एक चीज देखी, कौन आदमी है जो देश की प्रगति में लगा हुआ है और कौन बंदा देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो इनको रहते हुए खुलेआम लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको फॉलो अप किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज हमारे सामने आ रही है। और आप देखिए कि भी जेईएम के पोस्टर लगने से, और देखिए सिंह सर, अब क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन हमारी सीमा के भीतर जो ये स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, उनके लिए किस तरीके से योजना बनाई जा रही है, इसी पर आगे भी मैं चर्चा करूंगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से रूबरू करा देती हूं। ओपी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस है। ओपी सागर जी, बहुत स्वागत आपका भी। और आपसे सवाल ये रहेगा कि अब तक, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, आपको लग रहा है जांच सही दिशा में जा रही है? क्योंकि कई बड़े खुलासे हो रहे हैं दिन के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जांच बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है और सारी एजेंसी आपस में समन्वय बनाकर कर रही हैं, तो कहीं कोई संशय या ऐसी बात, दुविधा वाली बात नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छे कर रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस पर्सन, और उनको इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत तजुर्बा है, और खासतौर से जो एंटी टेररिस्ट सेल्स में हैं, वो लोग तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो सब चीज़ देखिए, बेसिक जो चीज़ें हैं कि ये जितना अब तक पता चला है उससे ये है कि ये लोग कौन थे,
जितने मालूम हो गए फिर उनके लिंक्स क्या थे, कहाँ कहाँ इन लोगों का आना जाना था, और कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सप्लोसिव जो है लाए गए, कार कहाँ से ली, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे एक एक पेज जुड़ता चला जा रहा है। और जब सारे जो है पेज जुड़ते चले जाएंगे तो गुत्थी अपने आप ही सुलझ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी दिशा में हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अभी देखिए 2 ही दिन तो हुए हैं और 2 दिन में कितना ज्यादा काम कर लिया गया है। सारे स्टेट्स जो जो प्रभावित हैं, जहां जहां से उन्हें क्लू मिल सकता था, वो सब जगह क्लू इकट्ठा करने के लिए सारी टीम के रेकमेंडेशन हो गया। 500 लोगों की टीम है, 5 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 20 उधर जाओ, एक एक जगह को उन्होंने बिल्कुल। लेकिन ओपी सागर जी, मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि कई स्लीपर सेल्स एक्टिव रहे, क्योंकि ये बड़े समय से योजना बना रहे थे और बहुत ही पॉश इलाके में ये लोग रहते हैं, साधारण बनकर रहते हैं, लेकिन क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं कि ऐसे स्लीपर सेल्स को हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर ले? कोई ऐसी योजना जिससे ये जांच किया जा सके पहले से ही कि आखिर यहाँ पर ये संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 साल पहले से ये लोग विस्फोट जोड़ना शुरू कर चुके हैं, और ऐसे में प्रशासन इसमें अपना क्या किरदार निभा सकता है? क्या कोई ऐसा तंत्र जिसके जरिए हम पहले से ही सजग हो सकते हैं? देखिए, हर जिले में एक LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों का घर घर जाके घूम घूम के चाय की दुकान पे बैठना, पान की दुकान पे बैठना, तो वहां से ये लोग वॉच करते हैं कि किस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के मूवमेंट्स अपने आप ही पता चल जाते हैं, उन लोगों की बार बार जो है इधर उधर जाना, सक्रियता। फिर दूसरी बात, टारगेट्स भी होते हैं। कोई इंफॉर्मेशन आती है कि फला ABC ये 3 लोग जो है इनका इधर काफी मूवमेंट देखा जा रहा है, तो उन व्यक्तियों को भी जो है शैडो कर लिया जाता है, उनके पीछे पीछे लग के, और मालूम कर लेते हैं कि ये कहाँ जाता है, किन से मिलता है और क्या सामग्री एकत्र कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सही डायरेक्शन में हमारी इन्वेस्टिगेशन जा रही है। उन लोगों ने काफी काम कर दिया है, बाकी जो बचा हुआ है वो भी कर लेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्हीं को करना चाहिए। और हमारे प्रेस तो बहुत ज्यादा सक्रियता में आ जाती है। प्रेस को भी, सबको मेरा यही सुझाव है कि वेट एंड वॉच, देख लें कि कैसे कैसे कर रहे हैं, कहीं कमी हो उसको उजागर कर दी, या फिर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए। कल देख रहा सारे चैनल्स ने अपने पे कॉरेस्पोंडेंट्स को लगा दिया, अपने कैमरामैन को लगा दिया, वो सब जगह जगह जाके वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, हालात पे बता रहे थे कि यहाँ जो है वो व्यक्ति जहाँ रहता था, ये जहाँ ये कार पाई गई, ये जो कार खरीदे बेचने वाले, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, हर दिल्ली के हर जगह, सहारनपुर, सब जगह आपके आदमी फैले हुए थे। उन लोगों ने सबने बहुत सूचनाएं एकत्र कर दी, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन को बहुत मदद, व्यापकता प्रदान हुई, मदद मिली, और उन्होंने इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से, सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत जल्दी इसमें अच्छे नतीजे भी मिलेगी, मेरा यही कहना है। बिल्कुल। और इसमें देखिए लोकल बॉडीज भी लगातार सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं, तो यकीनन सफलता मिलती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कार की बरामदगी हो रही है, उससे कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ठीक है हरभजन जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद से अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से भी, क्योंकि इस टेरर के लिंक काफी सामने आए हैं, उसके बाद से क्या एक्टिवनेस देखने को मिली आपको जम्मू कश्मीर में, और क्या वो उतनी काफी थी? हाँ जी, देखिए पुलवामा का जब अटैक हुआ तो उसके बाद में हमने पाकिस्तान को और जितने भी टेररिस्ट थे उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। इतनी क्षति पहुंची JEM को, वो और पाकिस्तान, उनकी जो बेइज्जती हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए वो चाहते थे किसी ना किसी तरह से दोबारा हमारे को हानि पहुंचाएं, और ये साजिश रची हुई थी उनकी। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मैं कहता हूं, उसमें पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, आर्मी, BSF, ITBP, BSF, CRPF, सभी को आप शामिल कीजिए। जैसे सागर साहब ने भी बताया कि बहुत अच्छी बात है, आजकल एक समन्वय है सभी के बीच में और मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली हमारे पास अभी सैटेलाइट से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारी कम्युनिकेशन जो हैं उनके ऊपर भी पूरा निगरानी रहती है, सोशल मीडिया पे निगरानी रह रही है।
तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये चीज मानिए आप कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। दूसरी, हमारी पॉपुलेशन भी खूब है और इतने ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर सभी को निगरानी में रखना एक डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इधर हमने कुछ आजादी भी देनी है और उसके साथ कुछ ना कुछ रोक भी लगानी है कि लोग आजादी को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ये टेररिस्ट भी जो पकड़े जाते हैं आप जानते हैं, उसके बाद कोर्ट में केस चलते हैं, सालों साल केस चलते रहते हैं, उनके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिलता। वर्डिक्ट मिलता है तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट उसी पे लगातार चले रहते हैं। अभी सबसे पहले अगर हमने आतंकवाद को खत्म करना है हिंदुस्तान में, टेररिज्म को अगर खत्म करना है, सबसे पहले हर हिंदुस्तानी को हाथ मिलाकर जो भी गलत आदमी है, जैसे ही किसी को कोई खबर मिलती है, अपनी पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, आर्मी को, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप हैं, उनको सतर्क करना चाहिए। देखो फलाना आदमी है, ये थोड़ी इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही है। ठीक है। दूसरा, लोगों को स्ट्रीट्स पे आना चाहिए, उनको कंडम करना चाहिए, ताकि अगर कोई आदमी गलत कार्रवाई करके अपने धर्म को बदनाम कर रहा है, कोई भी हो, ठीक है ना, तो उसको जब पब्लिक कंडम करेगी, पब्लिक बोलेगी कि नहीं, हम ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रहने देंगे, नहीं चलने देंगे, और ये गतिविधियां उस तरीके से आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। और जब ये मेन चीज क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिल जाए तो कोई भी हमारी कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है कि वो सही नतीजे पर उस चीज को ला दे। ये चेन है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप बता रहे हैं कि वाकई चेन की तरह काम करता है कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, उसको कितनी अलर्टनेस के साथ उसे ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए बार बार मैं सहयोग की बात कर रही हूँ, जो कि सहयोग भारत सरकार भी करती हुई नजर आ रही है और बाकायदा हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई तेज होती हुई और सफलता मिल रही है। ओपी सागर जी, आपके पास आ रही हूं, आपको क्या लगता है, क्या सहयोग की जरूरत है, किस तरीके से आप चाहते हैं कि ये सहयोग मिले? क्योंकि इसके पीछे साफ है कि जिहादी मानसिकता है और जेट से जिस तरीके से इसका संपर्क सामने आया है, सीक्रेट मैसेजेस जो सामने आ रहे हैं, वो इस जिहादी सोच की वजह से सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर किस तरीके से जागरूक प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, आप जागरूक किया जा सकता है, और उसके लिए आप लोग को किसके सहयोग की जरूरत होगी प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, जागरूकता अभियान हमेशा जारी रहता है और विशेष तौर से विशेष परिस्थितियों, जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं और जगह जहाँ जहाँ ट्रबल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनते हैं, जो कि पब्लिक में से ही लिए जाते हैं। फिर हमारे पास सिविल डिफेंस की एक ऐसी यूनिट होती है, हर अच्छे शहरों में सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता सिविल नागरिक हैं, आम नागरिक हैं। वो आम नागरिक अंदर तक इन्फिल्ट्रेट आराम से कर सकता है जी। और तो जो है उसको भी मालूम हो जाता है, उनको बहुत से लोग सूचने में भी गुरेज नहीं करते हैं। गांव में ग्राम चौकीदार होता है, ग्राम चौकीदार वैसे तो छोटा सा गांव होता है या बड़ा भी है, तो वो सबके बारे में जानकारी रखता है। कौन संदिग्ध व्यक्ति आया गांव में तो वो तुरंत बाहर के सामने थाने को सूचना करता है। इसी प्रकार से LIU का मैं रोल बता रहा था, LIU के अलावा स्टेट एजेंसीज होती हैं, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, वो जो है हर शहर में उनका भी एक ऑफिस, और इसके अलावा जो है सेंट्रल एजेंसीज IB के अंदर काम करते हैं, उनके भी ज्यादातर जगह ऑफिसेज हैं सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। इन सब का काम अपने अपने स्तर से इंटेलिजेंस कलेक्शन का है और इंटेलिजेंस कलेक्शन में ये सब माहिर हो जाते हैं। इनको मालूम है कि किस प्रकार के व्यक्तियों पे निगाह रखनी है। बहुत सारे जो लोग हैं फॉरेनर्स आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है जो पुलिस लाइन में या पुलिस दफ्तर में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी से मालूम हो जाता है ये व्यक्ति आया हुआ है कि जाहिर सी बात है कि वीजा तो तभी मिला होगा, किसी अच्छे काम के लिए आया है, लेकिन उसका वायलेशन ना हो, इस पे भी वो लोग नजर रखते हैं। उनसे कौन लोग मिलते हैं, ये किससे मिलता है, ये सब चीजें जो हैं एक कॉम्पैक्ट इफेक्ट देता है इस पे। इसीलिए बहुत गहराई से हमेशा रखना चाहिए निगाह और नियंत्रण भी रखना चाहिए। तो इस मामले में जो चूक मुझे लग रहा है, देखिए ये फिदायीन अटैक को क्या कहा जाए, एक्सीडेंटल अटैक है। अब तो ये जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग थे
ये कहीं ना कहीं विस्फोट करने वाले थे। अब तो ये भी इंटरोगेशन में आ गया है। 6 जगह ये लोग उन्होंने अपना ईयर मार्क कर रखा था, वहां पे उन्होंने पिन पॉइंटेड स्थान थे जहाँ पे ये पर्टिकुलर डेट्स में ये समयबद्ध तरीके से इसको वो ब्लास्ट करते। लेकिन एक्सप्लोजन से पहले ही एक्सप्लोड हो गया, कार में रखा हुआ। बिल्कुल, और ये समझने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आखिर इसके 4 पॉइंट सामने आ रहे हैं कि आखिर ये करना चाह रहा था, हड़बड़ाहट की वजह से ये हो गया, टेक्निकल या केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, या 3 घंटे क्योंकि पार्किंग में वो मौजूद रहा, वहां पर उसको किसी ने उकसाया कि आखिर इस तरीके से उसने ब्लास्ट कर दिया। हालांकि क्योंकि योजना 4 गाड़ियों में ब्लास्ट करने की थी, ये बात भी सामने आई ओपी सागर जी। जी, 4 गाड़ियों में 4 अलग अलग जगह पे जी, तो वो स्थान भी उन्होंने कुछ इंटरोगेशन में उनके जो साथी पकड़े गए उन्होंने बताया है कि हमें यहाँ करना था, यहाँ करना था, या उन्होंने ये बताया कि यहाँ करने की प्लानिंग थी, बात हो रही थी यहाँ करने की। इसी से सारे जो है सूत्र एकत्र किए गए हैं और देखिए बड़ी साजिश थी, बड़ा कारनामा हो गया और इससे बड़ा भी हो सकता था। इत्तेफाक से अगर ये ऐसी घटना ना होती, कहीं और अलग अलग जगह किए होते तो हो सकता है कि और भी ज्यादा विध्वंसक होता है और लोगों की जाने जा सकती थी। तो कई समय है का जैसे जवाब भारत सरकार ने दिया, मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया है कि इस मामले में भी भारत सरकार को रिटेलिएट करना चाहिए, इनको भी प्रतिक्रिया बिल्कुल। और देखिए वो अब हम लोग देख भी रहे हैं कि जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हरभजन जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए लगातार जांच अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि अलर्टनेस जरूरी है, इंफॉर्मेशन हमें कितनी जल्दी रिसीव हो जाती है, जिसका जिक्र हम और आप कर ही रहे थे कि आखिर किस तरीके से इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले और उस पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाए। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी शांति बहाल हुई, लेकिन हाल ही में पुलवामा का मामला सामने आया, ये जो टेररिस्ट के अंदर ये जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसों को न्योता देती है। तो आखिर उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। काफी सफलता हम लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप बुरा मत मानिएगा, इसमें हमें मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है जी। क्या होता है कि मीडिया का काम है कि अपनी पब्लिक तक जो भी खबरें हैं वो पहुंचाएं, लेकिन कुछ खबरें हैं जिसमें थोड़ा सा संयम दिखाएंगे। सिक्योरिटी एजेंसी जब काम करती हैं, एक लीड से दूसरे लीड होती है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि अब पूरी गाड़ियों का जमावड़ा फलाने के दफ्तर में हो गया है, उधर ये रणनीति बनाई गई है, अगर किसी अरेस्ट को पकड़ने के लिए जाती है एक टीम, उसकी भी खबर आ जाती है। तो ये चीजें खबर आनी चाहिए जब चीज हो जाए, ना कि उससे पहले। इससे क्या होता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं, और अगर चुपके से इनके काम होते रहे और ज्यादा इसकी पब्लिसिटी ना हो, जब तक पूरे कार्य खत्म ना हो जाए, इसमें आपको भी और एजेंसीज को भी दोनों को सतर्क रहना है। हालांकि एजेंसी बिल्कुल देखिए बहुत ही सेंसिटिव ये मैटर होता है और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ हरभजन जी कि वाकई ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं और इसीलिए हम लोग भी बहुत संयम के साथ कोई भी खबर को दिखा रहे हैं और इसीलिए बार बार अपील भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसकी परत दर परत खुल रही है, लेकिन आखिर जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतर तस्वीर समझाने के लिए कि वर्तमान में क्या स्थिति इस पूरे मामले पर बनी हुई है। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।